स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो हेडिंग सर्कल्स। शुरू का कुछ डेफिनेशंस है, इनको आप एक बार नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पहले थोड़ा समझा देता हूं फिर स्टार्ट करेंगे। कितने लोगों के स्कूल में ये हो गया है चैप्टर? आप लोग अभी हो गया, ठीक है, कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो डेफिनेशन ऑफ सर्कल को देखेंगे। सर्कल मतलब अभी तक तो शायद आप लोग यही समझते हो कि इस टाइप का कोई गोल सा शेप रहे हमारे पास में तो उसको हम क्या बोल देंगे, सर्कल। लेकिन एक बार सोचो कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। अगर बुकिश लैंग्वेज में हम बात करें तो सर्कल के डेफिनेशन को कोई अगर मेरे से स्पेसिफिकली पूछे तो मैं देखो क्या जवाब दूंगा उसको। अब ये सारा येलो डॉट जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, इनको थोड़ा ध्यान से इमेजिन करो। एक सेकेंड, चलो देखो, ये जो येलो डॉट्स हैं इनको ध्यान से आप देखो, और एक मैं थोड़ा सा अलग कलर का, मान लो कि पिंक कलर का डॉट बना देता हूँ, इसको देखो, ठीक है। आप लोग सबको पहले से ही ये चीज पता होगा मेरे ख्याल में कि इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते थे, सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर को बाउंड्री के कोई भी पॉइंट से अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये जो ऑरेंज कलर का डिस्टेंस निकल के आएगा, इसको क्या बोलते थे बताओ, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सब चीज तो हम छोटे क्लासेस से ही पढ़ के आते हैं, ठीक है ना, कि एकदम बीचों बीच जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस पॉइंट से बाउंड्री तक का जो भी डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इन्हीं दोनों बातों को कंबाइन करके सर्कल का डेफिनेशन फॉर्मुलेट होता है। कोई अगर मेरे से पूछे कि व्हाट इज सर्कल, तो आई विल से कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। आप लोग भी रिपीट करो मेरे साथ, बोलो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। कैसा इनफाइनाइट पॉइंट्स? ऐसे कोई भी रैंडम इनफाइनाइट पॉइंट्स के नहीं, तो उसमें जवाब होगा कि कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है। अब इस चीज को देखो, समझो, मान लो कि एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट में ले सकता हूं। और इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स का प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि एक फिक्स पॉइंट होगा जिस पॉइंट से इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा। तो इस टाइप के इनफाइनाइट पॉइंट से कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली सर्कल, ठीक है। फिर यहाँ पर जिस गिवन पॉइंट से आप सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस नापने का ट्राई करते हो, उस गिवन पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो डिस्टेंस होगा गिवन पॉइंट और कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट में से लिया हुआ पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलोगे आप, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार इसको रीड करूं, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, फिर से बताओ, सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखो, एक एक करके सर्कल से रिलेटेड बहुत सारा डेफिनेशन है, बहुत सारा पार्ट्स है, जो हो सकता है कि पहले आप लोग का पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार ध्यान से इन सबको ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है उसके अंदर में क्या, आफ्टर सर्कल द डेफिनेशन इज ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड मेरे को बताओ आपके हिसाब से क्या होता है, अगर मैं ना दिखाऊं तो। सर्कल क्या होता था बताओ, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। कॉर्ड का मतलब है कि वो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना आपके पास में सर्कल के बाउंड्री पे, उनमें से किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद में जो लाइन सेगमेंट निकल के आएगा, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाएगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अ सेगमेंट जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब बाउंड्री पे तो बहुत सारा पॉइंट है आपके पास, इस बहुत सारे पॉइंट में से किसी भी दो पॉइंट को अगर आप जोड़ देते हो इस तरीके से, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर मेरे ख्याल में? कॉर्ड किसी एक सर्कल के पास में एक होगा, दो होगा, चार होगा, 10 होगा कि इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। इमेजिन करके देख सकते हैं, एक कॉर्ड मान लो कि ऐसा हो गया, एक कॉर्ड 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 ऐसा हो गया, जितना चाहो बनाते रहो, ठीक है ना। तो आप बहुत सारा कॉर्ड बना सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आता है आपकी कंसेंट्रिक सर्कल। ईयर को यहाँ पर एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल के बारे में सुना है आपने, वो क्या होता है? मतलब कॉर्ड तो हम बहुत सारा बना सकते हैं ना, एक कॉर्ड देखते जाओ आप यहाँ पे, एक कॉर्ड ऐसा, एक कॉर्ड ऐसा, एक कॉर्ड ऐसा, एक कॉर्ड ऐसा। इन्हीं सारे कॉर्ड के बीच में एक कॉर्ड ऐसा भी होगा जो सेंटर से भी पास कर रहा हो, ठीक है ना। तो सेंटर से पास होने वाले कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। और एक तरीके से सारे कॉर्ड्स के बीच में जो डायमीटर आपका होगा वो सबसे लंबा कॉर्ड होगा। क्लियर है? ये लाइन भी याद रखना कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर है मेरे ख्याल में ये चीज? फिर उसके बाद में आता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब हो गया दो अलग अलग सर्कल जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर सेम, रेडियस अलग। बोलो 3 बार, बोलो मेरे साथ, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर सेम, रेडियस अलग। फिर से बोलो,
सेंटर सेम, रेडियस अलग। क्लियर मेरे ख्याल में। कंसेंट्रिक सर्कल के बाद में आता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या सर्कल बताओ? कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता था वैसे कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? सर्कल होता है। तो जैसे कंसेंट्रिक सर्कल में क्या है आपके, सेंटर सेम रहेगा और रेडियस अलग अलग होगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर में आपका सेंटर अलग अलग होगा लेकिन रेडियस सेम। क्लियर? एक बार मैं फिर पूछता हूं, बताओ मेरे को, कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता था? सेंटर सेम, रेडियस डिफरेंट, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल में सेंटर अलग अलग, रेडियस। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बाद में आता है आपके भाई डायमीटर। बता ही दिया मैंने वैसे आपको, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? डायमीटर। ठीक है। और डायमीटर कौन सा कॉर्ड है? सबसे छोटा कॉर्ड है कि सबसे लंबा कॉर्ड है? सबसे लंबा कॉर्ड है। और एक प्रॉपर्टी है डायमीटर का, वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सेंटर और बाउंड्री के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। और ओ से लेके क्यू तक का भी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ऑल टुगेदर यदि कोई आपसे पूछे कि पी क्यू जो कि आपका है डायमीटर डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर प्लस आर। हेंस वी कैन से कि डी इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये रिलेशनशिप वैसे तो पता ही है हम लोग को, बट फिर भी यहाँ से इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है। सो डायमीटर इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके लिए? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और इसी को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। चलेगा? ओके। डायमीटर के बाद में आता है आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है। आर्क ऑफ द सर्कल का क्या मतलब है? देखो, जैसे एक पहले फोटो बना लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, इसके थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। सोचना थोड़ा ध्यान से। ये जो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे? 2 बात बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस। बोलो, रिपीट करो, क्या क्या बोल सकते हो? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस। अब पेरीमीटर ऑफ द सर्कल में से अगर कोई कंटिन्यूअस टुकड़ा, ऐसा कोई टुकड़ा आप काट के निकाल लेते हो कि मेरे को यहां से लेके यहां तक का ये पूरा पार्ट चाहिए, ठीक है, इस टाइप का कोई टुकड़ा अगर आप पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में से काट के निकाल लेते हो तो इस टाइप के कंटिन्यूअस टुकड़े को बोला जाता है आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं बताओ? आर्क ऑफ द सर्कल। रिपीट करो एक बार, व्हाट इज आर्क ऑफ द सर्कल? अ कंटिन्यूअस पार्ट टेकन आउट फ्रॉम सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। रिपीट करो, क्या बोलते हैं बताओ? अ कंटिन्यूअस पार्ट, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, अ कंटिन्यूअस पार्ट टेकन आउट फ्रॉम circumference of the circle is called arc of the circle। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। एक चीज थोड़ा और समझने का ट्राई करो। ये जो कंटिन्यूअस पार्ट आप काट के निकालोगे, सपोज करो कि मैं ये वाला पार्ट काट के निकालता, ठीक है, तो जिस इस पिंक वाले पार्ट को जो मैं काट के निकालूंगा ये भी आर्क होगा, और जिस ग्रीन वाले पार्ट को मैं छोड़ दूंगा ना वो भी क्या होगा? आर्क ही हो। ठीक है। और अगर ऐसा है कि जिसको मैंने काट के निकाला है वो छोटा है, जो छूट गया है वो बड़ा है, या ऐसा है कि जिसको मैंने काट के निकाला है वो बड़ा है और जो छूट गया है वो छोटा है, तो उस केस में छोटे वाले आर्क को बोला जाएगा माइनर आर्क। क्या बोलेंगे बताओ? माइनर आर्क। और बड़े वाले आर्क को क्या बोला जाएगा? मेजर आर्क। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जिस पार्ट को आपने काटा उसका साइज और जिसको आपने छोड़ा उसका साइज दोनों यदि इक्वल है तो दोनों को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। तब क्या बोलेंगे दोनों को? सेमी सर्कल। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पहले बताओ आप लोग कि आर्क का मतलब क्या होता है? अ कंटिन्यूअस पार्ट टेकन आउट फ्रॉम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। अगर आर्क ऐसा है कि एक टुकड़ा छोटा है दूसरा टुकड़ा बड़ा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? छोटा वाला माइनर आर्क, बड़ा वाला मेजर आर्क। फिर से रिपीट करो, छोटा वाला माइनर आर्क, बड़ा वाला मेजर आर्क। लेकिन दोनों पार्ट अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे दोनों को? सेमी सर्कल। और अगर सपोज करो कि 3 टुकड़ा हो गया तो क्या बोलोगे? तब कुछ नहीं बोले। माइनर, मेजर या सेमी सर्कल, ये वाला जो नोटेशन है, ये वाला जो लिटरेचर है, ये आप सिर्फ उसी सिचुएशन में यूज कर सकते हो जब आपने एग्जैक्टली कितना टुकड़ा किया है इसका? 2 टुकड़ा। ठीक है। छोटा वाला को माइनर, बड़ा वाला को मेजर, और दोनों इक्वल है तो दोनों को सेमी सर्कल। लेकिन अगर 3 टुकड़ा कर दिया, 4 टुकड़ा कर दिया या 6 टुकड़ा कर दिया तो उस केस में मेजर, माइनर, सेमी सर्कल ये सब नोटेशन हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में? आओ एक बार गो थ्रू करते हैं, पढ़ो इसको। An arc is continuous part of boundary of the circle। ये सपोज करो कि वही circumference of the circle या फिर perimeter of the circle। चलेगा? अच्छा, इसमें एक बात बताओ कि इस रेड वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? आर्क। और क्या बोल सकते हैं? माइनर आर्क बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, चलेगा? ये सारा का सारा अगर यूनिफॉर्म कलर का होता
तो रेड को छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो क्या हो जाता, मेजर आर्क, और रेड वाला क्या हो जाता, माइनर आर्क। रिपीट करूं क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आर्क के बाद में वही मेजर माइनर, देख लो यहाँ पे minor arc, an arc smaller than the semicircle is called minor arc, major arc greater than the semicircle is called major arc। कहने का मतलब हुआ कि एग्जैक्टली आधे वाले को बोलना है सेमी सर्कल, आधा से छोटा है तो माइनर, आधा से बड़ा है तो मेजर। फोटो में आप यहाँ रियलाइज कर सकते हैं, ब्लू वाला पार्ट हो जाएगा आपके लिए माइनर और रेड वाला पार्ट हो जाएगा आपके लिए मेजर। रिपीट करूंगी चलेगा। नेक्स्ट देखो सेमी सर्कल, इफ द टू आर्क्स आर इक्वल देन ईच ऑफ द आर्क इज कॉल्ड एज व्हाट, सेमी सर्कल। रेड वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल, इसलिए ऊपर वाला पार्ट भी सेमी सर्कल और नीचे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल। रिपीट करूंगी हो जाएगा, हो जाएगा। सेमी सर्कल के बाद में आता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को भी समझ लो पहले, इसका क्या मतलब है। सपोज करो कि आप इस टाइप का एक सर्कल बनाते हो और इस सर्कल के अंदर में आप सपोज करो कि एक कोई कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर देते, ठीक है। तो कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद में आप देखेंगे कि कॉर्ड और सर्कल के बाउंड्री के बीच में एक एरिया एनक्लोज हो गया, और वो एरिया ना दो कलर से मैं मार्क कर देता हूं, एक बड़ा एरिया भी हो सकता है और एक छोटा एरिया भी हो सकता है। इस टाइप का जो एरिया होगा ना, जो कॉर्ड के बनाने की वजह से क्रिएट हो जाएगा, इस टाइप के एरिया को बोला जाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं बताओ, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो कॉर्ड और आर्क, इन दोनों के हेल्प से जो एरिया आप क्रिएट करोगे उस एरिया को क्या बोला जाएगा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। छोटा वाला को फिर से क्या बोलोगे, माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला को क्या बोलोगे, मेजर सेगमेंट। और सपोज करो कि आपका ये कॉर्ड अगर एग्जैक्टली डायमीटर हो जाता तो फिर दोनों को क्या बोलते हैं आप, सेमी सर्कल। क्लियर है। तो एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं, इफ यू ड्रॉ अ कॉर्ड, ठीक है, देन द एरिया लाइंग बिटवीन द कॉर्ड एंड योर आर्क विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेगमेंट, will be called as what, segment। The smaller segment will be known as minor segment and the bigger segment will be known as major segment। if both the segments are equal then it is semicircle। clear। चलिए पढ़िए इसको। The part of the circular region enclosed by a chord and its corresponding arc is called segment of the circle। I hope clear है। छोटे वाले को क्या बोलना है, माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को क्या बोलना है, मेजर सेगमेंट। शायद चलो ठीक है, इतना डिस्क्राइब है, और दोनों इक्वल हो जाने से क्या बोलना है हम लोग को, सेमी सर्कल। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक, ठीक है। अगला चीज देखो, पढ़ो तो क्या दिया हुआ, थोड़ा जोर से। एंगल सबटेंडेड, आर फालतू आ गया, अब पढ़ो। एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट अ पॉइंट। फिर से रिपीट करो, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट अ पॉइंट। अब इसको पहले मैं आपको समझा लेता हूं, फिर हम घूम के आएंगे। सपोज करो कि ऐसा कोई लाइन है, इसका एक एंड पॉइंट का नाम है ए और एक एंड पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। फिर इस पूरे बोर्ड पे कहीं पर भी आप एक पॉइंट चुनो, बस वो क्या है कि लाइन ए बी के ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे ये तो अबव होना चाहिए या फिर इससे बिलो होना चाहिए, ऑन द लाइन ए बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि मैं एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर देता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी। अब आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि सी पॉइंट को आप क्या करो ना, कि आप ए से और बी से ज्वाइन कर, ए से भी ज्वाइन कर दो उसको और उसको बी से भी ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। अब ज्वाइन करने से क्या हुआ, इसको ज्वाइन करने के चक्कर में सी पॉइंट पे आप देखोगे कि एक एंगल बन गया, ये एंगल दिखाई दे रहा है। इसी एंगल को बोला जाता है, देखो एंगल ए सी बी इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय, कौन एंगल सबटेंड कर रहे हैं, लाइन, ठीक है ना। तो बाय ए बी, कहां एंगल सबटेंड कर रहा है, एट पॉइंट सी। ये है लॉजिक, देखो आया समझ के नहीं आया, ठीक है। कि आपके पास में क्या होगा बताओ, एक लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट को आप किसी एक पॉइंट पे ले जाके मिला दोगे ऐसे, जिस पॉइंट पे ले जाके मिलाओगे उस पॉइंट पे ही एक एंगल बन जाएगा, और वो जो एंगल बनेगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस लाइन ने इस पॉइंट पे ये वाला एंगल सबटेंड किया है, ठीक है। चलेगा पक्का। मैं एक टास्क आपको दे रहा हूं, आप ना सोचो कि एसी आपका लाइन है और बी पॉइंट पे आपने एसी के हेल्प से एक एंगल बनाया है, तो इस लैंग्वेज में आप कैसे बोलोगे उसको, एंगल एबीसी इज सबटेंडेड बाय एसी एट द पॉइंट बी। नहीं आया समझ, क्लियर। अब सपोज करो कि बीसी को आप अगर अपना लाइन मानते
और मानते हो कि इसने पॉइंट ए पे एंगल बनाया है, तो क्या लैंग्वेज बोलोगे? एंगल CAB या एंगल BAC इज सबटेंडेड बाय व्हाट? BC एट विच पॉइंट? एट पॉइंट ए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? इस पेज को पढ़ो एक बार तो देखो लाइन समझ में आया कि नहीं। वापस समझाना है इसको कि हो जाएगा? हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो यहां पर आके आप समझो कि आपका थ्योरी पूरा का पूरा एक बार के लिए हो जाता है खत्म। नाउ वी आर बिगिनिंग विथ, मतलब बेसिक डेफिनेशंस खत्म हो गया है, थ्योरम 1 से हम स्टार्ट करें। वापस से देखो थ्योरम 1 को टच करने से पहले मेरे को एकदम रैपिड फास्ट राउंड की तरह आप फटाफट मेरे को थ्योरी समझाओ एक बार, क्या क्या बोला मैंने। सबसे पहले किससे स्टार्ट हुआ था? सर्कल। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। उस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? रेडियस। फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाएगा? सेंटर। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। सर्कल के बाद में क्या था? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। वो क्या होता था? लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है? डायमीटर और रेडियस के बीच का डिस्टेंस क्या है? D इज इक्वल्स टू 2r। फिर एक और डेफिनेशन था बीच में, कंसेंट्रिक सर्कल। क्या था वो? जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग हो। फिर एक था कॉन्ग्रुएंट सर्कल। वो क्या होता था? सेंटर अलग अलग हो लेकिन रेडियस सेम सेम। फिर था आपके आर्क ऑफ द सर्कल। व्हाट वाज आर्क ऑफ द सर्कल? कंटिन्यूअस पार्ट टेकन आउट फ्रॉम बाउंड्री या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क अगर छोटा बड़ा है तो छोटे वाले को क्या बोलना है? माइनर आर्क। बड़े वाले को मेजर आर्क। बराबर बराबर सा है तो दोनों को बोलेंगे सेमी सर्कल। फिर आता था सेगमेंट। व्हाट वाज सेगमेंट? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। रिपीट करो, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। छोटा वाला को माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला को मेजर सेगमेंट। इक्वल इक्वल हो गया तो सेमी सर्कल। उसके बाद में बस एक पॉइंट मैंने आपको समझाया ये वाला कि एक लाइन सेगमेंट लेके किसी एक पॉइंट पर अगर दोनों के एंड पॉइंट को जोड़ देते हो तो एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। क्रिएटेड एंगल को क्या बोलेंगे? सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल। और कौन सबटेंड कर रहा है? तो ये लाइन सबटेंड कर रहा है। कहां सबटेंड कर रहा है? तो पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है या सी पे सबटेंड कर रहा है। चलेगा यहां तक? अब इसको पढ़ो आराम से एक बार, ये क्या बोलना चाह रहा है पहले समझ लेते हैं, फिर प्रूव भी करेंगे। ठीक है? तो ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ठीक है? या एट देयर की जगह इट्स ज्यादा अच्छा रहेगा, एट इट्स सेंटर। ठीक है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट इट्स सेंटर। ठीक? पहले आप थोड़ा मीनिंग समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, फिर इसको प्रूव करें। ये बोलना चाह रहा है, एक सपोज करो कि आप सर्कल लेते, ध्यान से सोचना। हाँ, उस सर्कल के अंदर में दो आप बनाते हो कॉर्ड, और ऐसे बनाते हो कॉर्ड को कि दोनों कॉर्ड का जो लेंथ है ना वो सपोज करो कि आपस में इक्वल होता है। भले ये लोग अलग अलग पोजीशन पे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का लेंथ इक्वल होता है। ये मान लो कि ए हो गया, ये बी हो गया, सपोज करो कि ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है? सच दैट कि ए भी जितना लंबा है सी डी भी उतना ही लंबा है। तो ये थ्योरम कह रहा है आपसे कि इस सिचुएशन में अगर आप ए बी के हेल्प से सेंटर पे एंगल बनवाते, मान लो कि यहाँ कहीं पे सेंटर होगा इसका, ठीक है, और सी डी के हेल्प से भी सपोज करो कि आप सेंटर पे एंगल बनवाते, ए बी जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, सी डी भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगा सेंटर। ठीक है? ऐसा कुछ फोटो बनना चाहिए। और ये कहना चाह रहा है कि इफ ए बी का लेंथ इज इक्वल्स टू सी डी का लेंथ, देन एंगल ए ओ बी का वैल्यू मस्ट बी इक्वल विथ एंगल सी ओ डी का वैल्यू। ये थ्योरम का मीनिंग है। प्रूफ तो करके दिखा दूंगा, प्रूफ बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। पहले मीनिंग देखो कि आपको समझ में आया कि नहीं है। ठीक है? सर्कल होगा एक हमारे पास में, उसके अंदर में हम दो कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। कैसा ड्रॉ करेंगे कॉर्ड? कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इक्वल इक्वल ड्रॉ करना है, इक्वल इक्वल ड्रॉ करना है। तो दोनों कॉर्ड जो आपने बनाया वो दोनों यदि आपस में इक्वल है तो पहला कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा दूसरा कॉर्ड भी सेंटर पे उतना ही एंगल बनाएगा। ये थ्योरम आपसे बोलना चाहे कि इफ length of AB chord is same as length of CD chord, then angle made by AB chord at the center and angle made by CD chord at the center are also equal to each other. देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है पक्का? प्रूफ कैसे हो सकता है पहले एक बार ऑरली डिस्कस कर लो, फिर लिखवा दूंगा। देखो एंगल इक्वल करने का सबसे जो एंशिएंट तरीका है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के हेल्प से ही, ठीक है ना, कि जिन दोनों एंगल को आपको इक्वल करना है उससे एसोसिएटेड दो ट्राइंगल चूज कर लो। तो इन दोनों एंगल से एसोसिएटेड पहले आप मेरे को ट्राइंगल का नाम बताओ। अगर मैं इस पॉइंट को O बोल दूं, ठीक है, बोलो क्या होगा?
एक ट्राइंगल हो जाएगा मेरे ख्याल में AOB और दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा COD। फिर से रिपीट करो, एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा AOB, दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा COD। अब कैसे तैसे करके अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लूं तो भाई CPCT मेरे को एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD मिल जाएगा। आया समझ। अब आप एक बार ट्राई करो कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में क्या बोल सकते हो। मेरे ख्याल में OA इज इक्वल्स टू OC Y रेडियस, फिर OB इज इक्वल्स टू OD Y रेडियस, फिर AB इज इक्वल्स टू CD Y गिवन। तो ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होने के अंदर बाय CPCT क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, लिखो। इसके पहले का जो डेफिनेशन है ना वो तो आप डायरेक्टली PDF से ही रिवाइज करते रहना। ठीक है, थ्योरम से जो है हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो थ्योरम 1। थ्योरम 1 पहले स्टेटमेंट लिखूं। स्टेटमेंट में लिखूं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड, equal chords of a circle subtend equal angle at the center, equal chords of a circle subtend equal angle at the center। ठीक है, फिर लिखो आप given, given, given में लिखना let AB and CD are two equal chords of a circle with center O and radius R। Let AB and CD are two equal chords of a circle with center O and radius R। चलेगा यहां तक। फिर लिखूं टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या होना चाहिए बताओ। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक है, अच्छा इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको तो ये दोनों ट्राइंगल चाहिए होगा। ट्राइंगल का नाम अभी तक आया गिवन में मेंशन कि नहीं आया, नहीं आया, तो इसको कैसे करोगे फिर कंस्ट्रक्शन। लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसमें लिखो जॉइन किसको किसको OA, OB, OC एंड OD। जॉइन OA, OB, OC एंड OD। ठीक है, अब ये फोटो बना लो एक बार थोड़ा सा। चलो आगे लिखो प्रूफ, प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल प्रूफ लिखना इन ट्राइंगल AOB and triangle COD we have OA is equals to OC, रीजन देना equals to radius, फिर OB is equals to OD, इसको भी equals to radius, फिर AB is equals to CD, इसमें लिखना given। Therefore by SSS triangle AOB congruent with triangle COD, by SSS triangle AOB congruent triangle COD। ठीक है, नीचे लिखो therefore, therefore by क्या CPCT क्या चाहिए था हम लोग को, एंगल AOB is equals to angle COD, by CPCT एंगल AOB is equals to एंगल COD। चलेगा, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग थ्योरम नंबर 2 पे, पढ़ो इसको। ये उसका उल्टा है। पहला थ्योरम क्या बोलता था एक बार फिर से बताओ तो, बिना इसको देखे। ये सारा थ्योरम का रिजल्ट ना बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको दिमाग में फिट करने का ट्राई करो। राइटिंग पार्ट अलग है, बाकी थ्योरम का जो रिजल्ट है वो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे याद रखने का ट्राई करना। पहला थ्योरम कहता था कि एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड अगर आप बनाते हो,
सच दैट कि उन दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है। तो वो लोग जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, वो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। फिर से पूछ रहा हूं, गिवन में क्या रहेगा आपके पास में कि कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है, और अगर कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है तो उन लोग जो एंगल बनाएगा वो एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। थ्योरम 2 एग्जैक्टली इसका कन्वर्स। तो थ्योरम 2 हमसे कहता है कि अगर दोनों, मतलब एक सर्कल है उसके अंदर में दो कॉर्ड है और मान लो कि दोनों कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहा है, और अगर दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों कॉर्ड का लेंथ भी आपस में क्या होगा, इक्वल। थ्योरम 1 बोलता है कि अगर कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा। थ्योरम 2 बोलता है कि अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल है तो दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। चलो इसको पहले लिखूं स्टेटमेंट को, फिर प्रूव करते हैं। फोटो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। हो गया स्टेटमेंट लिखना। चलो करते हैं प्रूफ। ऐसे प्रूफ करने से पहले एक बार फिर पूछता हूँ, थ्योरम 1 में क्या था बताओ, कि कॉर्ड्स का लेंथ पहले से इक्वल होगा तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। और थ्योरम 2 क्या बोलता है कि अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल तो कॉर्ड्स का लेंथ भी क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो इसमें भी लिखो गिवन, इसका गिवन सेम टू सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। लिखो गिवन, गिवन में लिखूं लेट ए बी एंड सी डी आर टू chords of a circle with center O, full stop. Let ये सेंटर O एंड रेडियस R भी मेंशन कर दो, एंड रेडियस R। फिर लिखो लेट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, ऐसा हमको पहले से दिया रहा है। टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू CD, कंस्ट्रक्शन इसमें लिखो जॉइन OA, OB, OC एंड OD, जॉइन OA, OB, OC एंड OD। ठीक है, फिर लिखो प्रूफ। अच्छा, प्रूफ कोई बता सकता है पहले और लिए एक बार क्या कैसे करेंगे? पहले आप क्या स्टेटमेंट दोगे बताओ? प्रूफ लिखो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COD वी हैव, अब एक एक करके एलिमेंट बताओ। पहले OA इज इक्वल्स टू OC बोल दो, रीजन रेडियस। नेक्स्ट OB इज इक्वल्स टू OD, रीजन रेडियस। नेक्स्ट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, रीजन गिवन। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, रीजन गिवन। चलेगा? आगे गाइड करो थोड़ा सा, क्या होना चाहिए? देयरफॉर बाय करेक्ट SAS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल क्या, COD। फिर क्या बोलोगे बताओ? देयरफॉर बाय क्या, CPCT। क्या बोलना चाहिए बोलो? एंगल नहीं सर, इस बार हम लोग को चाहिए AB इज इक्वल्स टू
ठीक है, देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर पक्का? फिर से एक बार पूछता हूं, पहला थ्योरम का रिजल्ट क्या बोलता है हम लोग को कि अगर कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल होगा। दूसरा वाला क्या बोलता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल अगर इक्वल है तो दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल होगा। चलेगा यहां तक? अब इसके बेसिस पर देखो एक्सरसाइज 9.1 है, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, फिर मैं बात करता हूं। बहुत ईजी है। देखो ये जो क्वेश्चन है, मैं अगर सच में सोचूं इसके बारे में थोड़ा ध्यान से, तो मुझे लगता है कि ये थ्योरम 1 ही है। खाली जिस थ्योरम को हमने एज ए थ्योरम 1 पढ़ा है ना, वो सिंगल सर्कल के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ, ये सिंगल सर्कल का बात नहीं कर रहा है। ये कैसे सर्कल का बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। मतलब अगर मेरे पास में दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और उन दोनों सर्कल में मैं अगर अलग अलग से इक्वल लेंथ का कॉर्ड ड्रॉ करूं, तो पहला कॉर्ड पहले सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगा, दूसरा कॉर्ड दूसरे सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगा। और अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट था, कॉर्ड का लेंथ इक्वल था, तो दोनों के सेंटर पे बनने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल। ये हम लोग को ये वाला क्वेश्चन बोलना चाहता है, और ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं आइडिया को कि हो जाएगा? हो जाएगा। चलो ठीक है, फोटो आप लोग भी बना लो, मैं भी बना लेता हूं। इसमें एक सर्कल बनाएंगे कि दो बनाएंगे? दो। कॉर्ड दोनों में दो दो कि दोनों में एक एक? एक एक। एक का नाम आप ए बी दे दो, एक का नाम आप सी डी दे दो, एक का सेंटर ओ बोल दो और एक का सेंटर आप ऐसे पी बोल दो। बनाओ फटाफट पहले। चलो बताओ तो गिवन में कैसे स्टेटमेंट फ्रेम करना चाहिए हम लोग? क्या बोलेंगे बोलो? लिखो, लेट देयर बी टू congruent circles with center क्या क्या लिया आपने? O and P respectively, कॉमा रेडियस। अच्छा, रेडियस दोनों का सेम सेम है कि अलग अलग? सेम है, तो रेडियस को एक ही बार मेंशन करना है, रेडियस r। लेट देयर बी टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर O and P respectively, कॉमा रेडियस r, कॉमा रेडियस r। चलेगा यहां तक? इसी में ऐड करो, लेट ए बी लेट ए बी कॉमा सी डी आर टू। अच्छा, ये लोग रैंडम कॉर्ड है कि इक्वल कॉर्ड है? आर टू इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉन इन द सर्कल्स रेस्पेक्टिवली, in the circles respectively, drawn in the circles respectively। नेक्स्ट क्या आना चाहिए बताओ? टू प्रूफ। उसमें क्या लिखना चाहिए आपको? एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD लिखो। अच्छा सॉरी, CPD लिखो। टू प्रूफ एंगल AOB, टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CPD। फिर कंस्ट्रक्शन, जॉइन OA कॉमा OB कॉमा PC एंड PD, जॉइन OA OB PC एंड PD। ठीक है, फिर लिखो प्रूफ। प्रूफ को कैसे स्टार्ट करना चाहिए बताओ? पहला लाइन क्या होगा? लिखो, इन ट्राइंगल
AOB एंड ट्राइंगल COD। अब बोलो तो क्या हो सकता है, सॉरी COD CPD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CPD। ठीक है, अब यहां देखो एक बार, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है आप। ठीक है, क्या आपके पास में आर्ग्यूमेंट से सोचो, OA इज इक्वल्स टू CP Y, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होगा और दोनों रेडियस लिखो, OA is equals to PC equals to radius। सेकेंड पॉइंट, OB is equals to क्या, PD is equals to फिर से रेडियस, थर्ड पॉइंट, और फिर AB is equals to CD given, ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर कौन सा, SSS, therefore by SSS, therefore by SSS triangle AOB congruent with triangle CPT। ठीक है, therefore by CPCT angle AOB is equals to angle AOB is equals to angle CPT। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। इसी तरीके से थ्योरम 2 का एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ो इसको। तो लग रहा है कि ये थ्योरम 2 से मैच कर रहा है। इसमें क्या बोला हुआ बताओ, एक सर्कल दो सर्कल, दो सर्कल, रैंडम दो सर्कल के कॉन्ग्रुएंट दो सर्कल, कॉन्ग्रुएंट दो सर्कल, दोनों में बनाना है मेरे को एक एक कॉर्ड, दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इक्वल होगा कि नहीं होगा शुरू में नहीं पता हमको, लेकिन क्या प्रॉपर्टी है दोनों कॉर्ड का कि दोनों अपने अपने सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो पक्का इक्वल है। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल अगर इक्वल है तो कॉर्ड का लेंथ भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें भी चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो गिवन में लेट देयर बी टू congruent circles with center O and P respectively। with center O and P respectively। let AB and CD are two chords drawn in them, two chords drawn in them such that angle AOB is equals to angle CPD, angle AOB is equals to angle CPD। ठीक है, आगे लिखूं टू प्रूफ क्या होना चाहिए बताओ, AB is equals to CD, टू प्रूफ AB is equals to CD। कंस्ट्रक्शन join OE, OB, PC and PD, join OE, OB, PC and PD। ठीक है, फिर लिखो प्रूफ
प्रूफ में लिखूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। बताओ तो एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले OA इज इक्वल्स टू, अच्छा COD नहीं सॉरी CPD, ठीक है। पहला एलिमेंट OA इज इक्वल्स टू PC इक्वल्स टू रेडियस। दूसरा एलिमेंट OB इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू फिर से रेडियस। तीसरा एलिमेंट मेरे ख्याल में एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD और इज इक्वल्स टू, सीधे ब्रैकेट में लिख दो गिवन, ठीक है। पता नहीं OP का क्या दिमाग में लोचा हो गया। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CPD, सही कह रहा हूं, CPD गिवन, ठीक है। अब कौन सा थ्योरम, SAS, हाँ ये भी PD, ठीक है। लिखो therefore by SAS by SAS क्या, triangle AOB congruent with triangle CPD, therefore by CPCT AB is equals to CD, therefore by CPCT AB is equals to CD, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।